आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी को जानेंगे जो सच में किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। बात है साल 1919 की। बीकानेर की पतली गलियों में एक 12 साल का लड़का अपनी बुआ से भुजिया बनाना सीखता है और उसे सिर्फ 2 पैसे में बेचना शुरू करता है। उस वक्त किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन यही 2 पैसे का स्नैक एक $multi-billion ग्लोबल ब्रांड बन जाएगा। आज हम ये समझेंगे कि कैसे हल्दीराम नाम के इस लड़के ने और उसकी आने वाली पीढ़ियों ने इस छोटे से काम को दुनिया भर में बेचे जाने वाले करोड़ों पैकेट्स का एक विशाल साम्राज्य बना दिया। 9,000 करोड़। जी हाँ, यही वो आंकड़ा है जो इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। ये बेहद हैरान करने वाली बात है कि कहाँ शुरुआत हुई थी 2 पैसे से और आज इस बिजनेस का आकार 9,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल नंबर नहीं है, ये एक सदी की कड़ी मेहनत, लगातार आविष्कार और कभी हार न मानने वाले जज्बे का प्रतीक है। एक ऐसी साधारण सी शुरुआत जिसका इतना बड़ा विस्तार बिजनेस को समझने के लिए कई अहम सबक देता है। तो आइए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं और देखते हैं इस साम्राज्य का जन्म आखिर हुआ कैसे। 1908 में बीकानेर के एक बेहद गरीब परिवार में जन्मे हल्दीराम ने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही घंटों मेहनत करके भुजिया बनाने में महारत हासिल कर ली थी। उनके दादाजी मार्केट की एक छोटी सी दुकान में भुजिया बेचते थे, लेकिन हल्दीराम सिर्फ उस दुकान तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। कुछ बड़ा करने की चाहत उन्हें उनके पहले आविष्कार यानी प्रोडक्ट इनोवेशन की तरफ ले गई। उस वक्त भुजिया आमतौर पर सिर्फ बेसन से बनती थी। उन्होंने ध्यान दिया कि राजस्थान के लोगों को मोट दाल का स्वाद बहुत पसंद है, तो बस उन्होंने बेसन के साथ मोट दाल मिलाना शुरू किया। स्वाद एकदम लाजवाब निकल कर आया। पर बात यहाँ रुकी नहीं। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी भुजिया अभी भी काफी मोटी और नरम थी। इसे पतला और कुरकुरा बनाने के लिए उन्होंने 2 बदलाव किए। पहला, बैटर को थोड़ा पतला किया और दूसरा, मार्केट में मैश मेकर्स के साथ मिलकर एक ऐसी नई जाली बनवाई जिसके छेद आम जाली से छोटे थे। महीनों के लगातार प्रयोग के बाद एक बिल्कुल पतली और कुरकुरी भुजिया तैयार हुई जिसने मार्केट में आते ही धूम मचा दी। सच कहा जाए तो हल्दीराम सिर्फ एक अच्छे कुक नहीं थे, वो चुपचाप एक ब्रांडिंग जीनियस भी साबित हुए। उस वक्त मार्केट में और भी कई दुकानें भुजिया बेच रही थीं, तो सवाल ये था कि उनका प्रोडक्ट अलग कैसे दिखे। उन्हें पता था कि बीकानेर के महाराजा डूंगर सिंह वहां के सबसे लोकप्रिय राजा थे और लोग उनका बहुत आदर करते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी भुजिया का नाम ही रख दिया डूंगर सेव। इस एक नाम ने उनकी भुजिया को बाकी सभी नॉर्मल भुजिया से अलग कर दिया और एक प्रीमियम पोजीशनिंग दे दी। इस ब्रांडिंग के दम पर उन्होंने कीमत बढ़ाई और मजेदार बात यह है कि ग्राहकों ने भी उस प्रीमियम प्राइस को खुशी खुशी स्वीकार किया। लेकिन हर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। यहाँ एक ऐसी स्थिति आई जहाँ सब कुछ छूट गया और शून्य से यानी बिल्कुल जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। अगले कुछ सालों तक सब कुछ शानदार चल रहा था, पर 1944 में एक पारिवारिक विवाद के चलते हल्दीराम को अपनी ही बिजनेस और घर से बाहर निकाल दिया गया। 36 साल की उम्र में रातों रात सब कुछ खत्म हो गया और वो बिना 1 पैसे के सड़क पर आ गए। ऐसे बेहाल वक्त में जब वो काम की तलाश में भटक रहे थे, एक बचपन का दोस्त आकर आवाज लगाई। बरसों पहले हल्दीराम ने इस दोस्त की 200 रुपए देकर मदद की थी। दोस्त वो एहसान भूला नहीं था। उसने उस उधार में से 100 रुपए तुरंत वापस कर दिए। ये 100 रुपए उस अंधेरे वक्त में किसी संजीवनी बूटी या एक बहुत बड़ी लाइफलाइन से कम नहीं थे। उन्हीं 100 रुपयों से उन्होंने एक छोटा घर किराए पर लिया और नए बिजनेस के बारे में सोचा। उनकी पत्नी चंपा देवी बहुत ही स्वादिष्ट मूंग दाल बनाती थी और बीकानेर में मूंग दाल लोगों का पसंदीदा खाना था। तो दोनों ने मिलकर एक छोटा सा मेकशिफ्ट किचन सेट किया। सुबह सुबह दोनों मिलकर मूंग दाल बनाते और दिन भर हल्दीराम पूरे मार्केट में घूम घूम कर लोकल वर्कर्स और ऑफिस जाने वालों को ये दाल बेचते। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने मूंग दाल के साथ अपना असली पैशन यानी भुजिया भी बेचना शुरू कर दिया। थोड़े ही वक्त में एक नई दुकान खुल गई और मार्केट में खबर फैल गई कि हल्दीराम और उनका फेमस डूंगर से वापस लौट आए हैं। इस तरह उन्होंने अपनी लोकल डोमिनेंस फिर से हासिल कर ली। अब यहाँ से शुरू होता है क्षेत्रीय विस्तार यानी रीजनल एक्सपेंशंस का बेहद रोचक दौर। 1950 के दशक में कोलकाता की एक शादी में मेहमानों द्वारा भुजिया की भारी मांग ने विस्तार का एक नया रास्ता खोल दिया। वहां भारी मात्रा में बल्क ऑर्डर्स मिलने लगे थे,
बीकानेर की शुरुआत के बाद 1955 में हल्दीराम ने अपने छोटे बेटे रमेश्वर लाल और सबसे बड़े पोते शिव किशन को कोलकाता भेजा। वहां 8 स्क्वायर फीट की एक छोटी सी दुकान से बिजनेस इतना ज्यादा बढ़ा कि सिर्फ 12 सालों में कोलकाता ब्रांच बीकानेर वाली ब्रांच से भी बड़ी हो गई। 1968 आते आते हल्दीराम्स ने नागपुर में अपने कदम रखे और फिर 1983 में देश की राजधानी दिल्ली में एंट्री हुई। ये सफर दिखाता है कि कैसे परिवार की अगली पीढ़ियों ने मिलकर इस बिजनेस की विशाल भौगोलिक ग्रोथ को आगे बढ़ाया। यहाँ ध्यान देने वाली सबसे अहम बात है मार्केट एडेप्टेशन, यानी अलग अलग जगहों के स्वाद के हिसाब से खुद को ढालना। कोलकाता में बंगालियों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने बंगाली मिक्सचर लॉन्च किया। फिर जब पोते शिव किशन 1968 में नागपुर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग मिठाइयों के शौकीन हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ काजू कतली और दूसरी मिठाइयाँ बेचनी शुरू की, जिसने हल्दीराम्स को मिठाई इंडस्ट्री का एक बड़ा खिलाड़ी बना दिया। और सबसे दिलचस्प बात ये रही कि जब उन्होंने नागपुर में अपना रेस्टोरेंट खोला तो पहले डोसा और इडली मेन्यू में रखा ताकि साउथ इंडियन खाना पसंद करने वाले महाराष्ट्रियंस वहां आकर्षित हों। जब भीड़ आने लगी तो उन्होंने धीरे से उस भीड़ को समोसा और कचौरी चखने पर मजबूर किया और इस तरह अपना क्लासिक स्नैक मार्केट भी वहां मजबूती से स्थापित कर लिया। इस सफर में सब कुछ इतना आसान नहीं था। एक बेहद मुश्किल वक्त भी आया, दिल्ली दंगों से बचाव का। 1980 के दशक में पोते मनोहर लाल के नेतृत्व में हल्दीराम्स ने दिल्ली के चांदनी चौक के बेहद कम्पिटिटिव मार्केट में एक बोल्ड एंट्री की थी। लेकिन लॉन्च होने के ठीक 1 साल बाद 1984 के दुखदायी सिख विरोधी दंगों ने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया। इन दंगों के दौरान मनोहर लाल का वर्कशॉप और घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। अगले 2 महीनों तक बिजनेस पूरी तरह से शून्य पर आ गया। एक बार फिर से सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, लेकिन यहां हार नहीं मानी गई। नागपुर और बीकानेर ब्रांच की आर्थिक मदद से मनोहर लाल ने एक नया 300 स्क्वायर फीट का वर्कशॉप लिया। उनकी पुरानी रेपुटेशन काम आई और देखते ही देखते बिजनेस फिर से चल पड़ा। कुछ ही सालों में ये काम इतना बड़ा हो गया कि एक नई 2000 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री खड़ी कर दी गई। एक आग में जलकर राख होने के बाद वापस उठ खड़े होने का ये एक जबरदस्त उदाहरण है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि ये लोकल बिजनेस एक ग्लोबल ब्रांड आखिर बना कैसे। जब देश में उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन शुरू हुआ तो पेप्सिको और केलॉग्स जैसी विशाल विदेशी कंपनियां भारत आकर कन्वीनियंस और पैकेज्ड फूड बेचने लगी। उन विदेशी ब्रांड्स के दबदबे को तोड़ने के लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जो थी नाइट्रोजन पैकेजिंग। ये सच में एक टेक्नोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक था जिसने सब कुछ बदल दिया। पहले इंडियन स्नैक्स कुछ ही दिनों में खराब हो जाते थे, इसलिए वो किसी एक शहर या इलाके तक ही सीमित रहते थे। पर नाइट्रोजन पैकेजिंग की वजह से भुजिया और दूसरे स्नैक्स की शेल्फ लाइफ बढ़कर कई महीनों की हो गई। इस एक कदम ने बाउंड्रीज तोड़ दी और अब बीकानेरी भुजिया देश के कोने कोने तक हर छोटे बड़े शहर में भेजी जा सकती थी। अग्रेसिव स्केलिंग की उन अहम स्ट्रैटेजीज पर गौर करें तो पता चलता है कि सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि 400 से ज्यादा पैकेज्ड आइटम्स मार्केट में उतारे गए। रसगुल्ला, सोन पापड़ी, भेलपुरी और पता नहीं क्या क्या। बजट को ध्यान में रखते हुए 5 रुपए के छोटे पैकेट से लेकर 200 रुपए से ऊपर के पैक्स बनाए गए। कलर साइकोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल करके पैकेजिंग को इतना आकर्षक बनाया गया कि दुकान पर देखते ही मन ललचा जाए। 100 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और लाखों रिटेलर्स के सहारे हल्दीराम्स आज भारत के लगभग हर घर का हिस्सा है। और सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका, यूके, सिंगापुर सहित 80 से ज्यादा देशों में आज ये ब्रांड एक्सपोर्ट हो रहा है। हल्दीराम्स की 2 पैसे से 9,000 करोड़ तक की यात्रा सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं है। ये विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने और लगातार नए आविष्कार करने की मिसाल है। ऐसे में इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल उठता है। आज जहां तेज ग्रोथ और ओवरनाइट सक्सेस की बात होती है, क्या आधुनिक स्टार्टअप्स और आज के एंटरप्रेन्योर्स में वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला धैर्य और दूरदृष्टि है जो एक सदी पुराना साम्राज्य खड़ा करने के लिए चाहिए होती है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस रोचक कहानी को हमारे साथ समझने के लिए धन्यवाद।